हेलो गाइस, दिस इज यश एंड वेलकम टू फनी जी की ट्रिक। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में। तो जैसा कि अभी तक हम लोग देख चुके हैं बाबर के बारे में, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध के माध्यम से हमारे भारत में एंट्री कर लेता है। देन उसके बाद उसका बेटा आता है हुमायूं, और हुमायूं का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल रहता है शेरशाह सूरी। देन शेरशाह सूरी के बाद फिर वापस हुमायूं की एंट्री होती है, और हुमायूं के बाद उसका जो बेटा है जलालुद्दीन अकबर, ये अगला शासक बनता है। अब जानते हैं अकबर के बारे में। अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 तक चलता है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था तथा इसके बचपन का नाम था बदरुद्दीन। हुमायूं जब फारस गया तब इसे अस्करी के संरक्षण में छोड़ गया था। अस्करी जो कि हुमायूं का ही भाई था। हुमायूं एवं अकबर की दोबारा मुलाकात होती है 3 वर्ष बाद, तो इसका नाम रखा जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर जो है पंजाब में सिकंदर सूर के साथ जो है युद्ध में बिजी था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरुदासपुर जिले में स्थित जो कालानौर नामक स्थान है, वहां पर 14 फरवरी को यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन 1556 में अकबर का जो है राज्याभिषेक हुआ। गद्दी पर बैठने के बाद अकबर को पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ना पड़ा। पानीपत का पहला युद्ध किसने लड़ा था? बाबर ने। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। और द्वितीय युद्ध किसके बीच में होता है? द्वितीय युद्ध होता है जो मोहम्मद आदिल शाह के सेनापति थे हेमू और अकबर के बीच। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ध्यान रखना गाइस। ओके, प्रारंभ में जो हेमू है, इसने आगरा और दिल्ली पर अधिकार करके दिल्ली में अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था, और इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। तो ये पूछा जा सकता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी? तो वो करी थी हेमू ने। तो जब हेमू पंजाब की ओर बढ़ा तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में अकबर की सेना के साथ उसका युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो है हेमू पराजित हुआ और इसकी हत्या कर दी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध में भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, लेकिन जो दूसरा युद्ध था इसने भारत में मुगलों की शक्ति को पुनः स्थापित कर दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में मुगलों की शक्ति को पुनः स्थापित किस युद्ध के माध्यम से किया गया था? तो वो किया गया था पानीपत के दूसरे युद्ध के माध्यम से। तो जब बैरम खां मक्का जा रहा था तो गुजरात में पाटन नामक स्थान पर 1561 में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो बैरम खां कौन था? बैरम खां जो था ये अकबर का संरक्षक था। हुमायूं ने जो है बैरम खां को ही अकबर के संरक्षक में जो है छोड़ा था। ये बैरम खां को आपने जोधा अकबर में भी देखा होगा। ये जो है खान बाबा बोलता था अकबर प्यार से इनको। तो ये जो है खान बाबा, यही था बैरम खां जो कि अकबर का संरक्षक था। तो इसकी जो है हत्या कर दी जाती है 1561 में। 1560 से लेके 1564 तक अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा था। हरम बेसिकली वह स्थान होता है जहां पर केवल स्त्रियां ही होती हैं। अकबर पर इसकी धाई माँ, जिसको महामंगा भी कहा जाता है, उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। इसको आप लोगों ने जोधा अकबर में भी देखा होगा, जो कि विलन का रोल प्ले करती है उसमें महामंगा, तो उसको आपने देखा होगा। 4 वर्ष के इस शासन को पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जब ये अकबर हरम की स्त्रियों के प्रभाव में रहा था तो इस शासनकाल को क्या कहा जाता है? पर्दा शासन कहा जाता है। इसके बाद जो है अकबर की साम्राज्य विस्तार की नीति जो है वो स्टार्ट होती है। अब उसके माइंड में आ जाता है कि चलो अब जो है साम्राज्य का विस्तार किया जाए। तो अपने 4 दशकों में के दौरान जो अकबर की भूमिका एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता की रही थी। सबसे पहले उसने आक्रमण किया मालवा पर। तो मालवा की विजय सर्वप्रथम अकबर ने 1561 से लेके 1565 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित करके मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। गोंडवाना विजय 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया और यहाँ की राजधानी चौरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित किया था, और यहाँ पर फिर मुगलों का अधिकार हो गया। तो रानी दुर्गावती को किस युद्ध में जो है इसने पराजित किया था? तो गोंडवाना की विजय में पराजित किया था। इसके बाद आती है राजपूताना विजय। राजस्थान में साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अकबर द्वारा अलग तरीके की नीति अपनाई गई। ये नीति की विशेषता थी, पहली विशेषता तो ये थी कि स्वेच्छा से, मतलब कि खुद की इच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंध के शादी करने के जो भी इच्छुक राजपूत राजा हैं उनको अपनी अधीनता में लेना और उनका राज्य उन्हें वापस कर देना, तथा मुगल सेना में उन्हें उच्च पद देना, मतलब कि हाई लेवल की पोस्ट देना। ये तो थी पहली कंडीशन या पहली कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता। दूसरी विशेषता यह थी कि शत्रुतापूर्ण व्यापार में जो लिप्त राजा हैं उनको पराजित करके
उनको उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला देना, जो कि मतलब कि आसानी से नहीं दे रहा है अपने राज्य को, उसको जो है फिर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे उससे और उसका राज्य अपने राज्य में मिला लेंगे। ये दो नीति थी। ओके। आमेर यानी कि जो जयपुर के शासक थे भारमल, वो पहला राजपूत राजा था जिसने 1562 में अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करवा दिया था। बेसिकली ये जो पुत्री थी इसी को ही जो है सीरियल वगैरह में जोधा के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन रियलिटी में इतिहास में जोधा नाम की कोई पर्सन नहीं थी। वो तो जो है नाटक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो एक लव स्टोरी क्रिएट कर दी जाती है। तो ये इसी जो जयपुर है ना, ये भारमल, इसी के बारे में वो जो है आप एपिसोड देखते हैं वो पूरा घूमता है। अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास और जो पौत्र मानसिंह थे उनको उच्च पद प्रदान किया था। राजपूत राजाओं में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मतलब उन्होंने मना कर दिया था जो मेवाड़ था ना। तो इस समय जो मेवाड़ के शासक थे वो थे राणा उदय सिंह। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और इस अवसर पर जो उदय सिंह है वो जंगलों में भाग गया था। और फिर 1572 में जो राणा उदय सिंह है उनकी मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र है राणा प्रताप सिंह वो मेवाड़ का शासक बना और राणा प्रताप ने जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किया और 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया और परिणाम स्वरूप हुआ हल्दी घाटी का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किसके किसके बीच में हुआ था, तो वो हुआ था राणा प्रताप और अकबर के बीच में, ये याद रखना। तो इस युद्ध में जो है मुगल विजय रहे थे। इसके बाद चालू होता है गुजरात अभियान। तो गुजरात को जीतता है ये। इस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर खां तृतीय था। 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात का अभियान किया तथा 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुजरात विजय की यादगार में किस चीज़ का निर्माण करवाया था अकबर ने, तो जो बुलंद दरवाजा है जो कि हमारे भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है उसका निर्माण करवाया था अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ध्यान रखना। इसके बाद शुरू होती है उसकी दक्षिण की विजय। अकबर ऐसा पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण में अभियान किया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जा सकता है वो पहला मुगल शासक कौन था जिसने दक्षिण का अभियान किया था या दक्षिण को जीतने की इच्छा रखी थी, तो वो यही था। इस समय दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा ये प्रमुख सल्तनत थे। खानदेश के दक्षिण का जो पहला राज्य था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो दक्षिण में ऐसा कौन सा प्रदेश था जिसने खुद की इच्छा से अकबर की स्वाधीनता स्वीकार करी थी, तो वो था खानदेश। इसके बाद आता है अहमदनगर अभियान। सर्वप्रथम 1593 में अकबर ने एक मुगल सेना अहमदनगर विजय के लिए भेजी और इस समय अहमदनगर की सुरक्षा का भार जो चांद बीबी हैं उन पर था, जो कि अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। तो 1601 में इसने किले को जीत लिया और दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण करी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कब जो है उसने दक्षिण के बादशाह की उपाधि धारण करी थी, 1601 में। कौन सा अभियान था? अहमदनगर का अभियान था। अब बात करते हैं कुछ अन्य कार्यों के बारे में। अकबर ने 1562 में युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के लिए दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो दास प्रथा का अंत किसने किया था, तो वो अकबर ने किया था। कब? 1562 में। इसके बाद 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर यानी कि जो टूरिज्म है, तीर्थ यात्रा कर जो है टैक्स है, उसको जो है समाप्त कर दिया था इसने। और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो बेसिकली गाइस ये जो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, ये लिस्ट को आप लोग को ना रट लेना है। इसमें बेसिकली आपको ध्यान क्या देना है कि कौन सी चीज़ उसने पहले करी, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ करी, फिर तीसरे नंबर पे कौन सी चीज़ करी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में, इनका सीक्वेंस से, और आगे भी जाके पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले 1562 में दास प्रथा की समाप्ति करी थी और फिर जो है 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। फिर 1564 में जजिया कर की समाप्ति करी थी। जजिया कर बेसिकली वो कर हुआ करता था जो कि हिंदुओं पर लगाया जाता था, ठीक है। बाकी जजिया कर के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में किसी और वीडियो में। फिर 1565 में इसने इबादत खाने का निर्माण करवाया था। 1578 में इसने इबादत खाना सभी धर्मों के विद्वानों के लिए खोल दिया था। बेसिकली इसने जो है एक कह सकते हो एक ऑफिस बनाया था जिसमें ये जो है सभी धर्म के विद्वानों को बुलाया करता था और उनसे उनके धर्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो खासियत है वो जाना करता था, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्ट था बाकी सारे धर्म को जानने के लिए। तो जो है इसने इबादत खाना जो है इसलिए ही खुलवाया था। फिर ये काफ़ी टाइम तक चल नहीं पाया क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे रिलीजियस के बीच में।
तो फिर इसने ये बाद में बंद करवा दिया था। फिर जो है 1589 में जो है महजर की घोषणा करी, और 1582 में इसने दीन इलाही की स्थापना करी। दीन इलाही जो था ये अलग से ही एक धर्म था। बेसिकली देखिए, ये जो दीन इलाही था, जब ये इसने इबादत खाना खोला और इतने सारे धर्म के स्टडी करने के बाद इसने अलग धर्म के बसाया, और इस धर्म में जो है सारी जो है अलग अलग सभी धर्म की जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, वो सारी इंक्लूड कर दी गई थी। आप कह सकते हो कि ये जो दीन इलाही था ये उस टाइम का, आज के टाइम का जो है एकदम मॉडर्न कंसेप्ट था। उसमें सेकुलरिज्म की बात करी गई है, उसमें इक्वलिटी की बात करी गई है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज जो प्रोवाइड करवाता है ना, लगभग वो सभी बातें आपको वहाँ पर उस टाइम दीन इलाही में देखने को मिलेंगी। तो आप कह सकते हो, आप सोच सकते हो कि उस टाइम उसकी क्या थॉट रही होगी। अनपढ़ होने के बाद भी उसने इस तरीके का धर्म जो है बनाया था। तो चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए, अकबर का जो प्रथम विवाह था वो हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था, जिन्हें आप लोगों ने एपिसोड में देखा होगा। तो मेड़ता अभियान जो कि 1562 में हुआ था, उसके दौरान अकबर ने युद्धबंदियों के लिए दास प्रथा का निषेध कर दिया था। दास प्रथा जो है वो खत्म कर दी थी। तो किस अभियान के माध्यम से? मेड़ता अभियान के माध्यम से। ध्यान रखना गाइस, दास प्रथा तो हम लोग को मालूम है, लेकिन वो किस अभियान के माध्यम से करी थी? मेड़ता के अभियान के माध्यम से। अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि धारण करी थी, उपाधि दी थी। मतलब कि काली सरस्वती की उपाधि किसको दी थी? आचार्य विजय सेन को दी थी। किसने? अकबर ने। अकबर ने कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे विठलनाथ, उनको गोकुल एवं जेतपुर की जागीर प्रदान की थी। और बीरबल जिसका वास्तविक नाम था महेश दास। ध्यान रखना है, वास्तविक नाम भी पूछा जा सकता है। एक बार तानसेन का पूछा गया था कि तानसेन का जो है वास्तविक नाम क्या था, तो वो रामतनु पांडे था। ठीक है, तो वो भी कई एग्जाम में पूछा गया था। तो ये बीरबल का आप ध्यान रखना कि इसका वास्तविक नाम क्या था? महेश दास था। ये कालपी के निवासी थे, जो कि जालौन, यूपी के जालौन जिले के पास में ही है, वहाँ पे कालपी। यहाँ पर ये जो है ये ब्रह्मा उपनाम से जो है कविताएं लिखते थे। मतलब कि इनका ओरिजिनल नाम नहीं लिखा रहता था, उसमें ब्रह्मा लिखा रहता था जब ये कविताएं लिखते थे। अकबर के राजकवि जो थे वो फैजी थे, और कृष्ण भक्ति शाखा के संत नंदन दास अकबर के अनुरोध पर जो है दरबार में गए और वहीं गीत गाते हुए ये ईश्वर में विलीन हो गए। अकबर की इच्छा अनुसार जो अब्दुल कादिर बदायूनी है, उसने रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी ने किया था। ये किसके समकालीन था? अकबर के समकालीन था। ध्यान रखना। इसके बाद अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था, और इसी के समय कानून की दृष्टि से सभी समान थे। इसके समय कानून की दृष्टि में सभी समान थे। ये निरंकुश होते हुए भी प्रजा कल्याण में रुचि लेता था, और इसे प्रबुद्ध निरंकुश भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, किसको कहा जाता था? अकबर को ही कहा जाता है। और जो भू राजस्व प्रशासन है, यानी कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के बीच में जो ट्रांजिशन वाला पेटा, मतलब कि जो दोनों के बीच की कड़ी था, वो था टोडरमल। टोडरमल जो है, आप वो इसको टोडरमल को शेरशाह के टाइम भी देखोगे तो शेरशाह ने जो जाप्ती प्रणाली लाई थी, तो वो टोडरमल की रिकमेंडेशन पर ही लाई थी। तो टोडरमल जो था वही आगे अकबर के शासनकाल में भी जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला करता था। तो ऑब्वियसली देखिए, आप लोग कुछ बुक में देखेंगे कि जाप्ती प्रणाली क्वेश्चन पूछे जाता है कि जाप्ती प्रणाली किसने शुरुआत की थी, तो वहाँ पर कहीं कहीं अकबर भी लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये टोडरमल जो है दोनों के बीच में कड़ी है। तो कुछ बुक में अलग लिखा है, कुछ बुक में अलग लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि शेरशाह सूरी के टाइम जो टोडरमल था, तब जाप्ती प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो जाप्ती प्रणाली बेसिकली एग्रीकल्चरल लैंड से संबंधित है, अगर शॉर्ट में आपको समझना हो तो। देखो, ये जो है थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टल है, तो इसको जो है आप लोग रीचेक कर लेना, इसको अपने अलग अलग बुक से देख लेना। लेकिन मेरे को जितनी भी बुक मिली है उसमें जो है उसके हिसाब से मैं शेरशाह सूरी जो है उसके टाइम में जाप्ती प्रणाली शुरू हुई थी। अब आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, वो ट्रिक है फिल। तो अकबर के दरबार में जो विदेशी यात्री आए थे उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसकी ट्रिक क्या है? फिल। फिल से हो गया रॉल्फ फिच, फिच का फी जो है उससे मिलाने, और ला से हो गया लतीफ़। तो फिल से आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है? रॉफ फिच और लतीफ़, ये जो थे विदेशी यात्री थे अकबर के दरबार में। अब आपको ध्यान रखना है कि जो अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे, 9 रत्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन 9 रत्न थे। तो इनकी ट्रिक बड़ी सिंपल है, आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी फेमस है, बात बात पे MDH। तो इसमें बी से हो गया बीरबल, ए से हो गया अबुल फजल, और टी से हो गया तानसेन,
और फिर आगे की जो बात है उसमें बी से हो गया भगवान दास, और ए से हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना, और टी से टोडरमल, और एमडीएच में एम से हो गया मानसिंह, और जो डी से हो गया दो प्याजा या मुल्ला दो प्याजा बोला जाता है इन्हें, और एच से हो गया हकीम हुकाम, हकीम हुकाम। ठीक है, तो ये जो थे ये नवरत्न थे। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में जान लो, ताकि आपको अगर कहीं भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आप उसको थोड़ा सा लगा सको, एक एक लाइन में जान लो। तो सबसे पहले बात करते हैं तानसेन के बारे में। तो ये प्रमुख संगीतकार थे। मूलतः ये जो थे वो ग्वालियर के थे। इनका बचपन का नाम पूछा जाता है, इनका जो मूल नाम है वो पूछा जाता है रामतनु पांडे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है बीरबल, जिसे अकबर ने जो है राजा तथा कविराज की उपाधि दी थी। तो कविराज और राजा की उपाधि किसको दी थी? बीरबल को दी थी। तो ये जो है थे अपने वाक्पटुता तथा चातुर्य के लिए प्रसिद्ध थे। यूसुफ जई कबीले पर आक्रमण के समय युद्ध लड़ते गए ये मारे गए थे। इसके बाद आता है अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये अकबर के संरक्षक जो कि खान बाबा थे ना, उसके बेरम खां, उसका पुत्र था ये, और इनका जो मूल नाम था अब्दुल रहीम था, और इन्हें अकबर ने खाने खाना की उपाधि प्रदान की थी, और ये कवि व सेनापति दोनों था। इसके बाद आते हैं टोडरमल। टोडरमल पहले शेरशाह की सेवा में थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद 1573 में अकबर की सेवा में आ गए, और अकबर ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया और तथा राजा की उपाधि प्रदान की। इन्होंने भूमि की माप के आधार पर लगान की जो वैधानिक पद्धति है उसको विकास किया, और ये एक प्रसिद्ध सेनापति भी थे। इसके बाद अबुल फजल आता है। फारसी के विद्वान और प्रसिद्ध साहित्य इतिहासकार थे, और ये शेख मुबारक की पुत्र तथा अकबर के दरबारी शायर फेजी के छोटे भाई थे, और अबुल फजल कई वर्षों तक जो है अकबर के विश्वास पात्र, वजीर और सहायक रहे थे। इन्होंने आईने अकबरी और अकबरनामा नामक दो ग्रंथ लिखे थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा था? तो वो अबुल फजल ने लिखा था। इसके बाद आता है मुल्ला दो प्याजा। तो ये जो है अपनी बाग पटुता के लिए प्रसिद्ध थे। प्याज का प्रेमी होने के कारण इन्हें जो है मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। ठीक है, मानसिंह जो कि अकबर के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध सेनापति थे। उसके बाद हकीम हुमाम, जो कि यह शाही पाठशाला के प्रमुख थे। वहीं फैजी के बारे में बात कर रहे हैं तो विद्वान कवि व साहित्यकार थे। इन्होंने गणित की पुस्तक लीलावती को फारसी में अनुवाद किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गणित की पुस्तक लीलावती को फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वो फैजी ने किया था। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। तो फैजी किसके बड़े भाई थे? अबुल फजल के बड़े भाई थे, तो ध्यान रखना। तो आई होप गाइस जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसके आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जिससे मुझे आइडिया लग सकेगा कि आप लोगों ने इसे लेक्चर को अच्छे से देखा है या नहीं देखा है। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि उसके बगैर आपको हमारी दोबारा याद नहीं आएगी। तो इसी तरह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।